वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं नया 2। मूवी की शुरुआत टग ऑफ वॉर मुकाबले से होती है, जहां पर प्रवीण नाम का सिविल पुलिस ऑफिसर किंग्स नाम की टीम में खेल रहा होता है और ये टग ऑफ वॉर का माहिर खिलाड़ी है। अब उसके सामने जो टीम होती है ना, वो पुलिस वालों की टीम है, इसलिए बाकी पुलिस वाले प्रवीण को भी पुलिस होने के नाते अपनी टीम में साथ खेलने के लिए कहते हैं। लेकिन प्रवीण राजी नहीं होता, क्योंकि वो पहले से किंग्स की तरफ से खेलते हुए आया है। इसलिए बाकी पुलिस वाले उससे नाराज हो जाते हैं कि भाई अपना बंदा होकर हमारी टीम में नहीं खेल रहा। लेकिन प्रवीण ने तो जिद कर रखी थी कि मैं किंग्स की तरफ से ही खेलूंगा, और वो इस तरह फाइनल जीत भी जाता है। सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं। अगले दिन प्रवीण पुलिस स्टेशन आता है, जहां आज उसका पहला दिन है दोस्तों। तभी वहां पर उसकी मुलाकात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मनियन से होती है, इसलिए प्रवीण मनियन के साथ पेट्रोलिंग पर निकल जाता है। रास्ते में वो सुनीता नाम की महिला कांस्टेबल को भी अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। साथ ही सुनीता दलित समाज से बिलोंग करती है और इस शहर के नेता दलित को सबसे ज्यादा मानते हैं। उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरे शहर में सबसे ज्यादा दलित ही हैं, और अगर कोई नेता दलित लोगों का दिल जीत ले तो वो सालों तक यहाँ पर राज कर सकता है। यही यहाँ रहने वाले नेताओं की ट्रिक होती है। पुलिस स्टेशन आने के बाद मनियन अपनी बेटी से बात करने के लिए घर पर फोन करता है कि पूछ लेता हूँ क्या क्या चल रहा है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। मनियन परेशान हो जाता है कि ऐसी क्या नौबत आ गई। वो तुरंत घर के लिए निकल जाता है। वहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अपने डांस क्लास में बिजी थी, जिस वजह से वो फोन नहीं उठा पाई। ये देखकर मनियन अपनी पत्नी से कहता है, देखो आजकल माहौल बहुत बिगड़ गया है, तो जरा हमारी बेटी का ध्यान रखा करो, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी बेटी को प्यार करता हूँ। उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। अब इस पर उसकी पत्नी उसको समझाती है, अरे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे आजकल करते हैं ऐसी चीजें, बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, और मैं अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। अगले दिन पुलिस स्टेशन में रमेश नाम का एक लड़का आता है, जिसे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये ऐसा अपराध तो नहीं है जिससे जेल हो जाए, लेकिन ये ऑर्डर ऊपर से मिला होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है एक नेता की बेटी। इसलिए उस नेता ने हायर पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया है कि रमेश पर ऐसा आरोप लगाओ कि उसको जेल में बंद कर दिया जाए, जिसमें बेल तक ना मिले। इसलिए मनियन भी रमेश पर ऐसा आरोप लगाकर उसको जेल में बंद कर देता है ना, जिसमें बेल तक नहीं मिलती। और अब मनियन प्रवीण के साथ उसी नेता के घर पर जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में वो प्रवीण से कहता है कि यार पुलिस डिपार्टमेंट ना नेताओं के आगे बिल्कुल गुलाम बन चुका है, जो वो कहते हैं हमें वही करना पड़ता है। इसलिए हमने बेचारे रमेश को फंसा दिया, ताकि वो जेल में हमेशा के लिए सड़ता रहे। यार हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। जिसके बाद वो दोनों नेता के घर पहुंच जाते हैं और पीछे की खिड़की में आग लगाकर रमेश के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं कि रमेश ने नेता के घर में आग लगा दी और उन्हें मारने की कोशिश की। वो तो सही समय पर आग पर काबू पा लिया गया, वरना सभी की जान चली जाती। ये सब कुछ उन्होंने रिपोर्ट में लिखना होता है। अब इस रिपोर्ट को दर्ज करने के बाद रमेश को सालों के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट ही करप्शन से भरा पड़ा है। अगर किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की भी तो वो इंसान तो बर्बाद हो जाएगा, साथ ही उसका परिवार भी लपेटे में आ जाएगा। इसलिए सारे पुलिस वाले नेताओं के इतने अत्याचार पर भी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, कोई उनसे सवाल तक करने की हिम्मत नहीं करता। अगले सीन में हम सुनीता को देखते हैं, जिसके घर पर बिजू नाम के नेता के गुंडे आकर उसको धमकाने लग जाते हैं कि अगर तुमने बिजू के खिलाफ दर्ज करवाई कंप्लेंट वापस नहीं ली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, बिजू एक दलित नेता है, जिसके सपोर्ट में हजारों दलित समाज के लोग हैं, इसलिए बाकी नेता भी बिजू की बात मानते हैं। लेकिन उसने सुनीता को परेशान करने की कोशिश की थी, इसलिए सुनीता ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी है, और इसी वजह से बिजू के गुंडे सुनीता को धमकाने यहाँ पर आए हैं, ताकि वो कंप्लेंट वापस ले ले। लेकिन कहाँ, सुनीता तो बिल्कुल हिम्मत वाली है, वो तैयार नहीं होती। अगले दिन बिजू और उसके गुंडे पुलिस स्टेशन आकर हमला करने लग जाते हैं। प्रवीण और मनियन जब उनको समझाते हैं कि अरे कंट्रोल में रहो, तो बिजू और उसके गुंडे उनसे ही लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए मनियन बिजू को जेल में बंद करके उसके गुंडों को बाहर कर देता है। वो सभी फिर भी मनियन से कह रहे होते हैं कि बिजू को रिहा करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उन्हीं में दोस्तों राजू नाम का आदमी भी शामिल होता है, जो सारी चीजें रिकॉर्ड करके दलित पार्टी के लीडर को भेज देता है। अब इसीलिए ऊपर से ऑर्डर आता है कि बिजू को तुरंत रिहा कर दिया जाए। तभी पुलिस स्टेशन में मनियन का सीनियर ऑफिसर आकर सबसे पहले बिजू को रिहा करता है और बाकियों पर चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम लोग जानते भी हो बिजू को अंदर रखने का अंजाम क्या हो सकता है, वो लोग तुम्हें भी स्टेशन के साथ जिंदा जला देते। वो सुनीता को भी समझाता है दोस्तों कि भलाई इसी में है कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, वरना बिजू के गुंडे तुम्हें परेशान करते रहेंगे हमेशा। अब दलित पार्टी का लीडर सीएम के पास आकर कहता है कि इलेक्शन आने वाला है, अभी के लिए मैंने मामले को रफा दफा कर दिया है, लेकिन अगर आपको अपनी सत्ता बचानी है तो जिन पुलिस वालों ने बिजू को अंदर डाला था उन्हें सस्पेंड करवाओ, वरना आपकी कुर्सी जाने में देर नहीं लगेगी। इस पर सीएम भी मान जाता है। अब रात को मनियन, प्रवीण और सुनीता एक शादी अटेंड करके घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहां गाड़ी मनियन का भतीजा राहुल चला रहा होता है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी से एक बाइक वाले को टक्कर हो जाती है, और टक्कर इतनी भयानक होती है कि बाइक वाला दूर जाकर गिरता है। मनियन और बाकी जब उसको देखने जाते हैं तो सुनीता बताती है ये तो बिजू का दोस्त राजू है, वही राजू दोस्तों जिसने बिजू और पुलिस के बीच हुए उस झगड़े को रिकॉर्ड किया था। तभी वहाँ से बिजू के कुछ गुंडों का
बुलडोजर होता है, जिन्हें पता चल जाता है कि मन्यन और बाकियों ने राजू को टक्कर मार दी। इसलिए वो तुरंत बिजू को सारी बात बताने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं राहुल वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। जिसके बाद मन्यन और बाकी राजू को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, पर वहां आने के बाद डॉक्टर अपने बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं और राजू को मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर बिजू अपने गुंडों के साथ पहुंच चुका होता है, जो राजू के साथ हुए हादसे से काफी ज्यादा बौखलाया हुआ होता है। साथ ही राजू के मरने का सारा आरोप मन्यन और बाकियों पर आ जाता है कि उन्होंने शराब पी रखी थी, शराब में गाड़ी चलाई, जिससे राजू मारा गया। अब वो तीनों दोस्तों इस केस में बुरी तरह फंस जाते हैं। भले ही टक्कर राहुल ने मारी हो, पर वो तो मौके से फरार हो चुका था उसी समय। तब वहां बिजू अपने गुंडों के साथ आकर मन्यन और बाकियों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तीनों जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब तीनों सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास आकर उनको सारी बात बताते हैं, जिस पर वो कहता है कि अरे मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुम तीनों ने शराब पी रखी थी। सभी को यही लगेगा कि तुम लोगों ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और उसी नशे की वजह से राजू का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि तुम लोगों का बिजू के साथ पहले से वो मैटर चल रहा है ना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उससे दूर रहो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। एंड दोस्तों, तभी मन्यन को उसका दोस्त फोन करके कहता है कि जो जगह दिखती है तुरंत वहां जाकर छुप जाओ। सीएम ने खुद तुम्हारे खिलाफ मर्डर चार्ज लगा दिए हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम तीनों को पकड़ने के पीछे है। मन्यन ने बात परवीन और सुनीता को भी बता देता है, इसलिए वो तीनों तुरंत पुलिस स्टेशन से भाग निकलते हैं। अब मन्यन राहुल के घर पर जाता है ताकि उसे पुलिस को सौंप कर बता पाए कि गाड़ी ये चला रहा था और राजू के मरने में उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वहां आने के बाद उन्हें पता चलता है कि राहुल तो कब का घर छोड़कर भाग चुका है, और इस चीज से तीनों और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई बुरा फंस गए। मन्यन कहता है, देखो मेरी बात सुनो, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। भलाई तो इसी में है कि हम कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और मरने वाला था जो वो दलित था, इसलिए इलेक्शन तक सीएम हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन के बाद एक काम करेंगे, हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके बाद कुछ हो सकता है कि हम बच जाएं, वरना हमारे बचने का कोई चांस ही नहीं है। कुछ टाइम के बाद सुनीता इस उम्मीद में अपने घर के पास आती है कि शायद वहाँ कोई पुलिस वाला ना हो, पर ये उसकी गलतफहमी थी। उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर पुलिस वाले पहले से मौजूद होते हैं, जो उसको देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए सुनीता और बाकी दोबारा गाड़ी में सवार होकर वहाँ से रफू चक्कर। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी में अनाउंसमेंट हो रहा होता है, वो भी उन्हीं के खिलाफ, कि जहाँ भी वो दिखाई दे तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। इसलिए वो तीनों ट्रेस होने के डर से अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक देते हैं। दूसरी ओर सीएम मीडिया में आकर कहता है कि 3 पुलिस वाले एक दलित आदमी की हत्या करके भाग निकले, इसलिए अब केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए। इसलिए क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स तुरंत इस मामले की जानकारी में निकल पड़ेंगे। इधर मन्यन और बाकी प्रवीण के एक दोस्त से दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि जिस पुलिस की गाड़ी में वो तीनों सवार थे उस नंबर की गाड़ी को चारों तरफ ढूंढा जा रहा होता है। साथ ही उन तीनों की फोटोज को भी हर जगह पुलिस को दे दिया जाता है, मतलब हर जगह की पुलिस को। इसलिए सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह इन तीनों को पकड़ने के लिए पुलिस वाले तैनात हो जाते हैं। इधर पुलिस वालों को पुलिस की गाड़ी मिल जाती है जिससे वो तीनों भागे थे। साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि अब वो आगे प्रवीण के दोस्त की गाड़ी को लेकर भागे हैं। इसलिए दोस्तों दोबारा से प्रवीण और बाकी उस गाड़ी को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ चुका था कि अब तक तो पुलिस को इस गाड़ी के बारे में भी पता चल गया होगा। अब प्रवीण और बाकी एक कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर उसमें से कुछ कपड़े निकाल लेते हैं ताकि वो तीनों बिल्कुल अपना हुलिया चेंज कर पाए। इसके बाद सुनीता एक चाय की टपरी से फोन मांगकर अपने पड़ोसी को फोन करती है और उनसे कहती है, मेरी माँ को बता देना कि मैं सुरक्षित हूँ। इसलिए वो पड़ोसी सुनीता की माँ को इस बारे में बता तो देती है। ओहो, पर दुर्भाग्य से इस घर पर पहले से ही मौजूद पुलिस वाले को भी इस बारे में पता चल जाता है। इसलिए वो पड़ोसी के फोन को ट्रेस करके उस जगह की लोकेशन निकाल लेते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि मन्यन और बाकी एक गांव में मौजूद हैं। इसलिए सारे पुलिस वाले उसी गांव में जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गांव में मन्यन अपने दोस्त के पास आता है ताकि रहने का कुछ बंदोबस्त हो सके। वो उन्हें सच्चाई न बताते हुए सिर्फ झूठ कह देता है कि सुनीता एसपी की बेटी है जो प्रवीण को पसंद करती है, लेकिन एसपी इसके खिलाफ थे। इसलिए इन दोनों ने शहर को छोड़कर भागने का तय किया, जिसमें मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। अब ये सुनकर मन्यन का दोस्त उन्हें वहां रहने की अनुमति तो दे देता है, पर अगले सीन में न्यूज पर बताया जा रहा होता है कि दलित लोगों ने दंगा करना शुरू कर दिया है ताकि जल्द से जल्द मन्यन और बाकियों को पकड़कर उनको जेल में डाल दिया जाए। उनका कहना है कि वो तीनों पुलिस वाले और पुलिस वाले होने के नाते बाकी पुलिस वालों ने उनकी भागने में मदद की, इसलिए तब तक वो दंगा नहीं रोकेंगे जब तक तीनों जेल में नहीं पहुंच जाएं। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच का ऑफिसर सीएम के पास आकर कहता है, हमने उन तीनों की लोकेशन निकाल ली है सर, आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, वो जल्दी हवालात के पीछे होंगे। इसके बाद मन्यन और बाकियों के परिवार वालों को हिरासत में ले लिया जाता है इस आरोप में कि उन्होंने तीनों को भगाने में मदद की है। क्राइम ब्रांच का मानना होता है कि अपने परिवार के बारे में सुनकर तीनों अपने परिवार को कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, इस वजह से वो तीनों को आसानी से पकड़ सकते हैं। ये इन क्राइम ब्रांच वालों का प्लान
प्लान होता है। अब इस चीज के बारे में जैसे मनियन को पता चलता है वो एकदम उदास हो जाता है। यार फैमिली में कुछ होगा तो उदासी तो होती है, और बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर देता है क्योंकि हिरासत में होने की वजह से उसकी बेटी ने अपना डांस कंपटीशन मिस कर दिया जिसके लिए वो सालों से तैयारी करती हुई आ रही है। तो वहीं क्राइम ब्रांच के लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां की लोकेशन उनको मिली थी, और वहां आने के बाद वहां के कुछ लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चल जाता है कि तीनों अब भी इसी गांव में मौजूद हैं और गांव के बॉर्डर के पास ही रह रहे हैं। इधर दिखाते हैं तो दंगा काफी ज्यादा बढ़ते हुए जा रहा था और कल वोटिंग भी होती है। अगर आज के दिन तीनों को पकड़ा नहीं गया तो कल कोई भी दलित सीएम की पार्टी को वोट नहीं देगा। इसलिए सीएम एक प्लान बनाता है और 3 रैंडम लोगों के मुंह पर कपड़ा रखकर मीडिया में बता देता है कि ये देखो हमने तीनों को पकड़ लिया। और ये खबर सुनते ही सभी दलित एकदम खुश हो जाते हैं और फिर से सीएम की सपोर्ट में आ जाते हैं। साथ ही क्राइम ब्रांच का ऑफिसर सीएम से ये कहता है कि सर हमें तीनों की लोकेशन मिल चुकी है, रात तक वो तीनों जेल में होंगे, आप बस अपनी जीत का जश्न मनाइए। दूसरी तरफ पुलिस वाले सुनीता और प्रवीण को देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने उनके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो दोनों कैसे ही करके अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मनियन का शव दिखाई देता है जिसने टांग कर खुद की जान ले ली है। वो बेचारा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसकी वजह से उसकी बेटी का सपना टूट गया और अब उसकी बेटी जेल में है। ओह सैड मोमेंट। ये देखकर वो दोनों भी उदास हो जाते हैं। साथ ही उन्हें वहां पर मनियन का फोन भी मिलता है जिसमें उसने पुलिस डिपार्टमेंट की सारी करतूत के बारे में अपना बयान रिकॉर्ड किया था, इसलिए वो उस फोन को भी अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद वहां पुलिस आकर उन दोनों को पकड़ लेती है। अब क्राइम ब्रांच की महिला ऑफिसर अपने सीनियर को मनियन के बारे में बताते हुए कहती है कि उसने खुद की जान दे दी है सर। पर इस बारे में जैसे ही सीएम को पता चलता है कि उसने जान दे दी, वो सीनियर ऑफिसर पर भड़क पड़ता है कि तुमने तो कहा था कि तीनों को जीवित पकड़ोगे, एक कैसे मर गया? मैंने मीडिया के सामने बयान दे दिया है कि तीनों पकड़े जा चुके हैं, और अगर उन दोनों ने मीडिया में आकर बता दिया कि मैं नकली लोगों को जेल में बंद करवाया था तो मेरी गद्दी तो अपने आप चली जाएगी, क्योंकि अब तक पूरी वोटिंग नहीं हुई है, ध्यान रखना। इधर मनियन का शव गाड़ी में डाल दिया जा रहा होता है। तभी प्रवीण की जेब से मनियन का फोन नीचे गिरता है और जैसे पुलिस वाला उसको लेने आगे बढ़ता है, प्रवीण झट से उस फोन को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वही दोस्तों इकलौता सबूत है जिससे वो पुलिस वालों की सच्चाई को सामने लेकर आ सकता है। पर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर प्रवीण और सुनीता से कहता है, देखो तुम्हारे पास खुद को बचाने का एक मौका है, तुम्हें बस ये दिख रहा है, इस स्टेटमेंट पर सिग्नेचर करना होगा जिसमें लिखा है कि उस रात गाड़ी मनियन चला रहा था और पकड़े जाने के बाद जेल में उसने खुद की जान दे दी। अब ये सुनकर वो दोनों इस चीज के लिए तो मना कर देते हैं, बिल्कुल मना, कि हम खुद को बचाने के लिए मनियन का इस्तेमाल जरा भी नहीं करेंगे, उसकी आत्मा को क्या लगेगा। तब वो ऑफिसर उन्हें राहुल की वीडियो दिखाता है जिसमें ये राहुल का बच्चा कह रहा है कि प्रवीण ने जानबूझकर राजू को टक्कर मारी उस दिन, वो भी सुनीता के कहने पर, क्योंकि उनकी आपस में कोई दुश्मनी थी। वो ऑफिसर आगे प्रवीण और सुनीता से कहता है, अगर तुमने स्टेटमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया तो ये वीडियो कोर्ट में दिखाया जाएगा, जिससे तुम दोनों का आजीवन कारावास तो बिल्कुल तय है। साथ ही वो मनियन की रिकॉर्ड की भी वीडियो वाला मेमोरी कार्ड भी तोड़ देता है दोस्तों। पर तब भी वो दोनों मनियन पर गलत आरोप लगाकर रिहा नहीं होना चाहते, क्योंकि इससे वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उस स्टेटमेंट पर सिग्नेचर नहीं करते। तब उन दोनों को पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाया जाता है। साथ ही मीडिया में बताया जाता है कि मनियन ने जेल में खुद की जान ले ली, इसलिए सभी का भरोसा हो जाता है कि सीएम ने दलित लोगों को इंसाफ दिलाया। और अब मूवी के आखिर सीन में एक अंधी महिला वोट देने आती है, जिसे एक नेता वोट देने के लिए अपने साथ लेकर जाता है, और उस महिला के अंधी होने का फायदा उठाते ही वो खुद की पार्टी को वोट दे देता है, जो चीज हमें ये बताती है कि जब इंसान के पास सत्ता की ताकत हो तो सारे लोगों को उसका गुलाम बनना पड़ता है। किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो जिंदगी भर वो इंसान पछताता रहेगा, और इसी डर से लोग आवाज नहीं उठाते, आंखें होने के बावजूद भी अंधे बनकर सब कुछ देखते रहते हैं, और ऐसे लोगों को वोट देकर हम खुद उनके गुलाम बनते हैं। अगर हिम्मत करके ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठा दी और अपने कीमती वोट सही लोगों को दिया तो दोस्तों कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हम पर कोई राज चलाए। इसलिए अपने वोट की अहमियत जानिए, उसे ही अपना वोट दीजिए जो सच्चाई में इसका हकदार है। देखो मूवी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन दोनों को न्याय मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं डायरेक्टर कुछ संकेत देना चाह रहा था सोसाइटी में, एंड आप समझ गए होंगे क्योंकि आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि आप रॉकर्स हैं।